जो पिछले आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, मैंने बस आपसे ये सुनना है। मैं आपसे एनालाइज करवाऊंगी। मैं यहाँ पे टॉपिक छोड़ दूंगी, आपने उसको एनालाइज करना है। फिर हमें ना एडिटोरियल शुरू करना है। अब धीरे धीरे याद करने का लग गया आपको, पता है कि करंट अफेयर कैसे फोकस करने हैं। अब इसके बाद हम एडिटोरियल पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो डेली का एक एडिटोरियल भी चलेगा। जैसे शुरू में करंट अफेयर रहेंगे, फिर आपका एक एडिटोरियल आएगा। तो थोड़ा एक्टिव होके ही सुनना है, जैसे एज यूजुअल मैं बोलती हूँ। बैठ जाओ फटाफट से। बाकियों को भी इशू आ रहा है या मोनिका को ही आ रहा है सिर्फ? ऑडियो इज नॉट क्लियर। फटाफट से अपडेट करें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। पढ़ रहे हो ना साथ के साथ पिछला? बस ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मोनिका एक बार रिफ्रेश कर लो आप अपना सिस्टम। आपके एंड पे आ रहा है ये वाला इशू। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी। कल के न्यूज़पेपर से मैंने बताया था आपको कि FATF वाला एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि मेंस में भी पूछा जाता है। आज का न्यूज़पेपर उठाओगे तो वहां पे आया है कि जो GDP का बेस ईयर है, और बेस ईयर क्या था? 11-12, 2011 से 12, उसको चेंज करने की बात करी गई है। सिर्फ अभी बात हुई है, चेंज नहीं हुआ है कि उसके हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो जब चेंजेस हो जाएंगे तो जीडीपी को हम पूरा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तब उन पे फोकस करेंगे। एज सच कुछ खास आर्टिकल्स उसमें है नहीं। ईरान और इसराइल वाला इशू हमने पूरा करना है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। उसको लगभग 1 घंटा लगेगा कंप्लीट करने में, तो उसको हम एक साथ ही करेंगे, ठीक है। अभी आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद भी करना है। बंद किया तो पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है वो कैसे हिट होगा। तो एक पूरा फुल फ्लेज्ड आर्टिकल है। उसके लिए आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्यों इसराइल और ईरान के बीच में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये इमर्ज हुआ, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं आज तो, आज आप न्यूज़पेपर ना भी पढ़ो तो चल जाएगा आपके एंड से, ठीक है। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं आज के, ये सारे PIB से उठाए गए हैं, एक न्यूज आर्टिकल को छोड़ के। बताओ कहाँ की न्यूज होगी ये? हिमाचल प्रदेश की। तो लास्ट टाइम आपने शिपकिला पास के बारे में पढ़ा था कि टूरिज्म के पर्पज से उसको ओपन कर दिया जाए। और वैसे वो बोल रहे थे कि मानसरोवर यात्रा यहाँ से भी होनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा टफ टेरेन है। तो अभी के लिए इस शिपकिला पास को ओपन करा गया है। मोटरेबल है, यानी कि व्हीकल्स जा सकते हैं इस रीजन से। तो टूरिज्म के पर्पज से इसको अलाउ करा हुआ है। क्यों इसको बंद कर दिया गया था वो भी आज देखेंगे। कुछ चीजें आप पढ़ चुके हो तो रिवाइज ही होंगी वहां पे, ठीक है। तो शिपकिला और हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, किस एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं उनको भी देखेंगे। देन जो सेकंड आर्टिकल है, साइप्रस वाला आपने पढ़ लिया था। साइप्रस, हर एक कंट्री अपना कोई हाई सिविलियन अवार्ड रखती है। तो वैसे ही साइप्रस वालों ने इंडिया को भी अपना जो हाई सिविलियन अवार्ड माना जाता है वहां का, वो इंडिया को दिया है जब प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे विजिट किया था। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अवार्ड एंड ऑनर्स की कैटेगरी आपके सिलेबस में दे रखी है, तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नाम दे देगा अवार्ड का, आपने बस बताना होता है कि कौन सी कंट्री का है ये। जैसे मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ नील, नील NILE, कहाँ का होगा, क्या लग रहा है? नहीं, नाइल मतलब बताओ ना कहाँ पे। नो, नाइल इजिप्ट। इजिप्ट का है ये। नाइल रिवर, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, वहीं से जाती है ना मेनली, फिर इजिप्ट से आगे चल के मेडिटेरियन में ड्रेन ऑफ हो जाती हैं। तो ये नाइल नाम से पता लग गया आपको इजिप्ट। तो आपका UPSC तो नहीं पूछेगा इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा घुमा के ही पूछेगा। चलिए, उसके बाद जो आपका आर्टिकल रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो एक वर्ड तो यहाँ पे क्लियर है, सॉरी फॉर रॉन्ग। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब देखो नाम में इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहले बात करिए फाइनेंशियल, है ना। रुपये आ गया, यहाँ पे मेन चलेगा डॉलर, क्योंकि डॉलर का ही डंका बजता है सब जगह पे। देन आता है एक्शन, फिर है टास्क, और फिर लिखा है फोर्स। पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आएगा? आंसर विल बी पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स के मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान रखोगे उसको। और ऊपर से मेन फोकस किस पे करा गया है? फाइनेंस के ऊपर। तो मतलब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं, आपने सुना होगा स्मगलिंग करी। स्मगलिंग में क्या किया जाता है? ड्रग्स वगैरह बेच दी, या कोई ऐसी दवाई जिसका अलाउ नहीं होता एक्सपोर्ट, आप बिना लाइसेंस के उसे बेच नहीं सकते, तो वो सारे इसके अंडर आएंगे। जो भी आपकी ब्लैक मनी रिलेटेड केसेस हैं वो कहाँ पे आते हैं? FATF। तो अभी पाकिस्तान की तारीफ करी है FATF ने, वो बोल रहे हैं
देखो पहलगाम अटैक हुआ, मतलब इसके बाद ये स्टेटमेंट आती है तो बहुत ही बेशर्मी की बात भी है। ये बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान है ना, ये अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है। मतलब यहाँ पे इलीगल मनी का यूज ये लोग बहुत अवॉइड कर रहे हैं इन्होंने। जैसे हमारा भी है एंटी मनी, कौन सा एक्ट है वो, पीएमएलए, दैट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हमने भी बना रखा है। तो इसी तरह से कि जो पाकिस्तान के एक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। वैसे इसमें झूठ ही लिखा हुआ है आर्टिकल में, हमें वो तो नहीं पढ़ना, हमें एफएटीएफ के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। लगता है आपको ऐसा हो रहा होगा। इनको तो ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए था अभी के लिए, ये तो ग्रे लिस्ट में भी नहीं है। और मैंने एक लिंक लगाया हुआ है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप ग्रे लिस्ट को चेक कर सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्हें ग्रे लिस्ट के अंदर ऐड करा है, वो आपने याद नहीं करनी। जैसे मैं बोलूं अल्जीरिया, बुर्किना फासो, सुनी है कभी ये कंट्रीज? कब सुनी थी? प्राइम मेरिडियन वाला जिस दिन आपने पढ़ा था कि कौन कौन सी कंट्रीज के थ्रू प्राइम मेरिडियन जाती है, तो वहां पे आया था सबसे पहले अल्जीरिया, उसके नीचे था माली, फिर नीचे था बुर्किना फासो, फिर टोगो, फिर घाना, फिर चली गई थी प्राइम मेरिडियन एंटार्क्टिका वाले रीजन में, जो कि एक कॉन्टिनेंट है तो हम उसको कंट्री में कंसीडर नहीं करते। तो ये सारी कंट्रीज ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो डिफरेंस क्या होता है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बीच में, वो आपको पता होना चाहिए। सिंस ब्लैक लिस्ट के अंदर सिर्फ 3 कंट्रीज एडेड हैं तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी, और ये चेंज होती है, आपने ध्यान रखना है। अभी पाकिस्तान ना तो ग्रे लिस्ट में है ना तो ब्लैक लिस्ट में। देखो तारीफ हो रही है तो फिर ऑब्वियसली बात है किसी भी लिस्ट में नहीं बैठा हुआ है। जो अगला आर्टिकल है ये थाई बुद्धिस्ट कम्युनिटी को लेके है। थाई नाम से पता लग रहा है कहाँ की बात हुई, थाईलैंड की। तो बुद्धिज्म वहां तक स्प्रेड किया था। इवन इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जिनका नाम था अशोका, मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे। उनके दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। फादर? बस ये 2 नाम बहुत अच्छे हैं हिस्ट्री के जिनमें कंफ्यूजन होता है। वैसे आंसर आएगा इसका बिंदुसार, बिंदुसार था। फिर उसके बाद आए थे अशोका। बिंबिसार किसके फाउंडर थे? हरेअंका डायनेस्टी। जब आप महाजनपद जनॉल वो पढ़ना शुरू करते हो तो पहली जो डायनेस्टी आती है हरेअंका, उसके फाउंडर थे। एनीवेज, तो अशोका के बच्चे भी थे 2, महेंद्र और संघमित्रा। तो वो दोनों को भेजा था श्रीलंका वाले एरिया में। वैसे ही और बहुत सारे ऐसे जो रिनाउंड डिवोटीज थे टुवर्ड बुद्धिज्म, उनको डिफरेंट कंट्रीज में भेजा गया कि जाओ बुद्धिज्म को स्प्रेड करके आओ। उसी तरह से थाईलैंड के अंदर भी ये स्प्रेड हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ एक लोकेशन आप पढ़ोगे आज, देवनी मोरी के बारे में, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे भी एक्सकवेशन करी गई थी, यानी कि जैसे क्रिस्टल का कैस्केट मिला था, कौन सी स्टेट में मिला था क्रिस्टल का कैस्केट? नो, यूपी, उत्तर प्रदेश में मिला था। फिर उसको ले कहाँ गए थे प्रिजर्व करने के लिए? कोलकाता। तुम तो भूल गए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि याद होगा। ये याद रखना है क्योंकि लोकेशन ही पूछी जाएगी कैस्केट से रिलेटेड। बाकी रेलिवेंस को पता है क्या होगा? रेलिवेंस उसका, कैस्केट का क्या रेलिवेंस होता है? यस, प्रीशियस चीजों को स्टोर करा जाता है। तो जो बुद्धा जी के रैलिक्स थे वो भी तो प्रीशियस थे, इसी वजह से कैस्केट्स के अंदर रखा जाता था। तो एक ग्रीन कलर का और कैस्केट मिला था, वो पहले का मिला हुआ है। तो गिफ्ट की फॉर्म में हमने डिसाइड किया था हम थाईलैंड को देंगे। तो पहले प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी थाईलैंड। अभी थाई की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो इंडिया आई थी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, इसके जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है? दिल्ली के ही अंदर लोकेटेड है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस रहेंगे, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। फिर रिंडर पेस्ट वायरस की हमने कल बात करी थी, रह गया था ये वाला आर्टिकल। तो ये फैसिलिटी कहाँ पे बनाई गई है? भोपाल में। और जो रिंडर पेस्ट है, मैंने बताया था स्मॉल पॉक्स के बाद जो दूसरी डिजीज हमने बाहर निकाली थी, मतलब खत्म कर दी थी, रेडिकेट कर दी थी, वो कौन थी? रिंडर पेस्ट ही थी। ये वहां पे ज्यादा स्प्रेड करेगी जहां पे बफलो काउस इकट्ठे रहते हो, ठीक है, मतलब हर्ड्स में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो मुझे बताओ डोमेस्टिकेशन में जो पेट्स होते हैं उनको ये ज्यादा हिट करेगी या फिर जो वाइल्ड में रहते हैं उनको ज्यादा हिट करेगी? नो, डोमेस्टिकेशन में तो एक एक पेट होता है, 2 पेट होते हैं, वहीं तक स्प्रेड करेगा, आप डॉक्टर को बुला लोगे। वाइल्ड में ये इकट्ठे चलते हैं, झुंड में चलते हैं। तो वहां पे ये रिंडर पेस्ट जब आया था, बहुत सारे जो काउस बफलोस थे इनकी डेथ हुई थी। अब इम्यून सिस्टम हर ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है, तो इसी वजह से आप देखोगे शीप और गोट्स में भी ये हुआ करता था रिंडर पेस्ट नाम का वायरस। पर जो सबसे ज्यादा हिट हुए इसमें वो काउ और बफलोस थी, ठीक है।
डोमेस्टिकेशन में कब आएगा? जब किसी ने डेयरी ओपन करी हुई है तो एक को होएगा, सबको स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है, तो डेयरी के केस में आ जाएगा। बाकी वाइल्ड लाइफ में हमें ये ज्यादा देखने को मिलते थे केसेस, पर अभी रेडिकेट कर दिए हैं। और ये फैसिलिटी क्यों बनाई गई है? ताकि फ्यूचर में कोई एग्जॉटिक वायरस आ जाता है, एग्जॉटिक मतलब जिसकी आपने कल्पना नहीं करी हो पर एकदम से आपके सामने आ रहा है वो, ठीक है, डिजीज के केसेस आने लगे, तो उस वैसी चीजें प्रिवेंट करने के लिए इंडिया के अंदर भोपाल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और किसके साथ कोलैबोरेशन करा है वो सारा आपको इसमें देखना है। एंड जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है आपका पेट्रोल वेसल, अचल नाम है इसका, पेट्रोल वेसल, नाम से पता लग रहा है पेट्रोलिंग का काम रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी, ठीक है। किसको दिया होगा ये फिर, नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड? लग सकता है नेवी, पर इंडियन कोस्ट गार्ड को है, ठीक है। उनका मेन जो फोकस रहता है वो हमारी जितनी भी आइलैंड टेरिटरीज हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आ गया ना, हम तो इतना ही ड्रॉ करते हैं, ये डॉट्स भी मत भूला करो, ये साइड में डॉट्स भी लगाने होते हैं। ये अंडमान एंड निकोबार आ गया और इस तरफ का लक्षद्वीप आइलैंड आ गया, तो यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड्स के कि कोई यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करने की ट्राई तो नहीं कर रहा। तो मेन जो फोकस होता है सिक्योरिटी और चेक के ऊपर वो कौन रखता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो टोटल ऐसे पेट्रोल वेसल इनको 8 जाएंगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ये बनाए हुए हैं, जिसमें से 5वां जा चुका है जिसका नाम अचल है। बाकी आप नाम जस्ट रीड कर सकते हो अपने एंड से, जरूरी नहीं है आपको याद हो, ठीक है। तो ये वाला जो वेसल है ये इनको दे दिया गया है। लग गया पता क्या क्या पढ़ना है आज? चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट एक वायरस है। सबसे पहला सवाल ही ये बनता है आपका कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअन है, कैसा है? तो आपका आंसर होगा वायरल। अभी हाल ही में एक 90 सेकेंड सेशन होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का, मतलब एनिमल हेल्थ, वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे आए होंगे, उसके ऊपर फोकस किया गया। अब उसमें क्या किया गया, जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, लग रहा है पता कहाँ पे फोकस होगा? एनिमल डिजीज के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, भोपाल के अंदर इनको कैटेगरी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी रिकॉग्नाइज करा है। मतलब ये इंस्टीट्यूशन तो पहले से सेटअप है वहां पे, अभी इनके ऊपर एक टैगलाइन लगी है, एक स्टैंप लग गया है कि आप कैटेगरी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी हो। तो देखो कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको ये रिकॉग्निशन दे रही है, तो मतलब आपकी जो लेबोरेटरी के स्टैंडर्ड हैं वो इंप्रूव हुए हैं विद टाइम, और आपके ऊपर इंटरनेशनल बॉडी भरोसा कर रही है कि इनको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। अब जो आपका ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है ना, ये बोलता है कि जो भी ऐसी डेंजरस डिजीज एक टाइम पे रही है, जैसे स्मॉल पॉक्स था, अभी ये रिंडर पेस्ट की बात करी गई है, इनका फिजिकल सैंपल नहीं आप रखोगे अपने पास। क्यों? बाकी लेबोरेटरीज को ये यहाँ फैसिलिटी के अंदर रखा जा सकता है, पर बाकी नहीं रख सकते इसको। मान लो कोई भी दिल्ली के अंदर लैब है, उनको डेजिग्नेशन नहीं दी है WOAH ने, ठीक है, तो कोई नहीं रख सकता, यहाँ पे रखे जा सकते हैं। और उनको हाईली सिक्योर एनवायरमेंट में रखा जाता है, जिस टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ ना हो, प्रेशर वगैरह सब सेटअप किया जाता है। तो तभी बोला कैटेगरी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी, कि कल को दोबारा से ये डिजीज हमें इमर्ज होती हुई दिखती है तो हमें पता होने चाहिए कि क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे डिजिग्नेशन करी गई है? ये ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, विच इज लोकेटेड इन भोपाल। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, जहां पे फोकस करा जाता है एग्जॉटिक और इमर्जिंग पैथोजेंस ऑफ एनिमल। एग्जॉटिक मतलब एकदम से आपके सामने कोई पैथोजन आ गया, या फिर कोई पैथोजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एनिमल्स के बीच में। इवन आपके एवियन इन्फ्लुएंजा वगैरह के ऊपर भी फोकस रखता है। जब भी शब्द आए एवियन तो यहाँ पे बात होती है बर्ड्स की, ठीक है, एवियन। तो इनके ऊपर भी चेक रखता है ये आपका जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। लग गया पता क्या इसका कॉन्टेक्स्ट था? तो फैसिलिटी बनाई है, रिंडर पेस्ट दोबारा से इमर्ज नहीं हुआ है, जस्ट फैसिलिटी बनी है यहाँ पे। रिंडर पेस्ट को ही एक और टर्म भी बोलते हैं, दैट इज कैटल प्लेग। कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है। कॉन्टेजियस का मतलब है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये फैल सकती है। मान लो किसी जानवर ने छींक मारी तो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, सामने जो जानवर होगा उसको ये रिंडर पेस्ट वायरस इन्फेक्ट कर देगा। जूनोटिक ये नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी डिजीज जो किससे, एनिमल टू ह्यूमन जाती है, तो ये वाला फेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। ह्यूमंस के अंदर कोई केसेस रिंडर पेस्ट के नहीं देखे गए हैं। वायरल डिजीज है और किसको अफेक्ट करती है? तो क्लोवन हूफ
जो एनिमल होते हैं, ये वाले जो हूव वाली शेप के एनिमल्स होते हैं, उनको ये इन्फेक्ट कर सकती है, तो इससे याद रखेंगे आप। कौन कॉज करता है? तो पैरामिक्सोविरिडे फैमिली, ये फैमिली आ गई, इसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं। एक लाइन अगर कोई थर्ड 10th का कोई किसी को याद है तो एमबीडी में भी दे रखी थी, की पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक, याद है? याद है? सच सच बताओ कितनों को याद है? नहीं है? चलो कोई बात नहीं। की पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। अभी मैं बोलूंगी तो के से आएगा, यहाँ पे किंगडम आया कुछ याद? किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, सारे के सारे एनिमल किंगडम एनिमल में होंगे। किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट लाइक चीजें आ जाएंगी। फिर एक फंगस का होता था, कवक का। देन आपका और क्या होता था? प्रोटिस्टा होता था, मोनेरा होता था। 5 किंगडम आप पढ़ते थे, तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो किंगडम है। फिर पी से फाइलम आ जाते हैं और साथ में डिवीजन आती है। फाइलम आप एनिमल्स के केस में यूज करते हो और डिवीजन आप प्लांट्स के केस में यूज करते हो। आपने ये साइंस में वैसे पढ़ना है, स्टेट एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सी से आ गया आपकी क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से तो फैमिली ही रहेगा, और जी से आ गया जीनस, और एस से आ जाएगा स्पीशी। स्पीशी सबसे छोटी यूनिट होती है और सबसे यूनिक भी यही होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पैरामिक्सोविरिडे। तो किसकी बात हो रही है? फैमिली की बात हो रही है। जिन्होंने साइंस पढ़ी होती है उनको याद रह जाता है, जहां पे भी ये डे डे लगा होता है वहां पे फैमिली की ही बात होती है। यूपीएससी पहले डालता था ये फैमिली एंड ऑल, अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, अब एनिमल के बिहेवियर पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मॉर्बिली वायरस, ये देखो यहाँ पे लिखा है जीनस। जैसे हमारा सरनेम होता है ना, वैसे ही साइंटिफिक नेम के अंदर जीनस सरनेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हम क्या लिखते हैं? पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? सरनेम। तो यहाँ पे क्या करा जाता है? सरनेम पहले लिखा जाता है और स्पीशी बाद में लिखी जाती है। सरनेम जीनस होता है, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद कैसे ये स्प्रेड करता है? तो कॉन्टाजियस से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे होगा? डायरेक्ट तो देख लिया, ये दो एनिमल आमने सामने खड़े हुए थे, एक ने छींक मार दी या फिर उसका जो मुंह का सलाइवा था वो निकल रहा था, दूसरे के साथ टच कर गया। और क्या हो सकता है? सॉरी, हाँ ठीक है, मे भी उसका फिकल मैटर पड़ा हो, दूसरा एनिमल आएगा, वायरस का इन्फेस्टेशन उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट में ही, जैसे डेयरी का एग्जांपल हमने लिया, मान लो एक को इन्फेक्शन हुआ था, उसने जो घास खाई थी उसको दोबारा से मिक्स कर दिया दूसरी घास के साथ, स्प्रेड कर गया, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। और कई केसेस में, मेजोरिटी ऑफ द केसेस अगर काऊ और बफलो के होंगे, मोर्टेलिटी रेट इसका 100% है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट मतलब एक बार इन्फेक्शन हुआ तो उसमें डेथ हो जाती थी, जितने भी आपके बफलो एंड काउज होते थे। और जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, इनको जिनको मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते थे, वो इम्यूनिटी भी एक्वायर कर लेते थे लाइफ टाइम। अब तो खत्म हो गया है ना, तो अब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। और उसके बाद सेकेंड इन्फेक्शियस डिसीज है, जिसको हमने इरेडिकेट किया था 2011 के अंदर आफ्टर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स तो बहुत पहले खत्म कर दी थी, ये इरेडिकेट हो गया था आपका 2011 में। तो दूसरे नंबर पे आ गई। कौन से वाला? अच्छा, ये फाइलम है, फाइलम PHYLUM, और ये डिवीजन है DIVISION। डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जैसे कि आपके शीप हैं, गोट्स हैं, ये भी इन्फेक्ट होता है, पर मोर्टेलिटी रेट किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला? कैटल और बफलोज जो थे, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर। और ये देखो एक वर्ड लिखा है ससेप्टिबल हर्ड, मतलब जहां पे ग्रुप्स में ये हुआ करते थे। तो जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, घरों में पेट्स रखे होते हैं, वहां पे तो एक या दो होते हैं। यहाँ पे हर्ड अगर होगा तो वहां पे इन्फेक्शन बहुत सवेयर तरीके से स्प्रेड करता था। क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं? तो सोचो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। एक तो एक्सट्रीम सलाइवेशन होती है, जो थूक होती है बहुत ज्यादा जनरेट होती है और उसी से वो ज्यादा इन्फेस्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी के ऊपर रैशेस पड़ेंगे, लीजन भी जिनको बोलते हैं, लीजन, रैशेस पड़ेंगे। अब छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होंगे वो भी आके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो अच्छी साइट बन जाएगी। मक्खियां आ जाएंगी, मक्खियां किस लिए? अपने अंडे ले करने के लिए। तो उससे और ज्यादा एक्सट्रीम इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं एनिमल्स के केस में। अगेन देयर इज नो केस जो कि आज तक ह्यूमन बींग्स में देखा गया हो। और कैटल सारे कैटेगरी के हैं यहाँ पे, जितने भी क्लोवन हूफ लिखा था ना स्टार्टिंग में, तो जितने भी वैसे एनिमल्स हैं, हॉर्सेस हो गए, सबको होता है ये इन्फेक्शन। पर मेनली जो मॉर्टल रेट है वो किसमें देखा? काउज एंड बफलोज के अंदर मेनली, ठीक है। बाकी सिम्टम मैंने बता दिया आपको, डेथ हो जाती है विद इन 10 to 15 days।
और हिस्टोरिकली अगर देखें कहाँ पे सबसे पहले केसेस आए थे, तो एकदम से पता नहीं चला कि नंबर 1 पे कौन है, तो यूरोप था, अफ्रीकन पार्ट, एशियन पार्ट, यहाँ पे ये केसेस इमर्ज हुए और 2011 में हमने इसको ऑफिशियली इरेडिकेट कर दिया। तो दूसरे नंबर पे डिजीज है जिसकी हमने इरेडिकेशन कर दी थी। हाँ, कॉन्टामिनेटेड सॉइल एंड वाटर, यस। चलो ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन यहां तक क्लियर आपको, आप सभी को क्लियर? ठीक है, ओके। कौन बताएगा फिर रिंडर पेस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा आपने? हैंड रेस, 2-4 पॉइंट्स, फिर बाकी दूसरे कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी कनव, बताओ क्या क्या पढ़ा रिंडर पेस्ट के बारे में? ऑनलाइन वाले फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, कैटल प्लेग, गुड। वायरल डिजीज है, जूनोटिक नहीं है। फैसिलिटी तैयार नहीं करी गई है, लैब वैसी ही रहेगी बस। हाँ, होल्डिंग फैसिलिटी बना दी है, रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी। कैटेगरी ए की किसने डेजिग्नेट करा है? WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है। ICAR और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हेल्थ, तो वो सारा आ जाएगा, याद रख लेना उसको। एनिमल वार्ड आ गया तो वही वाला इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर विल बी भोपाल। किसको इन्फेक्ट करता है? कैटल्स एंड बफलोज होगी। और क्या शेप होती है उनकी हूफ की? क्लोवन शेप। क्लोवन होता है ऐसे वी सा शेप बनता है और यहां से ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीनस क्या था? मॉर्बिली वायरस, ठीक है, वो जीनस आ गया, मॉर्बिली वायरस। ठीक है जी, गुड। चलो नेक्स्ट आर्टिकल है, हाई लेवल डेलीगेशन लेड बाय थाई बुद्धिस्ट पेट्रियार्क विजिट इंडिया। हाँ जी, पेट्रियार्क क्या मतलब है इसका? ठीक है, ऑनलाइन देखो, जब बुद्धिज्म स्प्रेड होने लगा था, जब टीचिंग्स इसकी आने लगी थी, तो पहले फीमेल्स को इंक्लूड नहीं करा गया था। ज्यादा कौन होते थे? मेल्स ही होते थे। बाद में जो स्टूडेंट्स थे बुद्धा जी के, उन्होंने बोला था कि फीमेल्स को भी अलाउ करना चाहिए, इक्वालिटी हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है पेट्रियार्क, यानी कि सिर्फ मेल डेलीगेट्स ही इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। तो ये जो थाई डेलीगेट्स हैं, ये इंडिया भी आए थे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड गए थे, ठीक है। तो ये आना जाना लगा रहता है। कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे रिलेशन इस कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं। थाईलैंड की कैपिटल क्या आएगी? बैंकॉक, ये तो पता ही होनी चाहिए, इजी वन है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक टेम्पल की बात हुई है, वेट फोर्ट टेम्पल। ये जो वेट फोर्ट टेम्पल है, ये थाईलैंड के अंदर लोकेटेड है। और यहाँ पे बुद्धा जी रिक्लाइनिंग फॉर्म में आपको दिखेंगे, मतलब लेटे हुए हैं, जैसे आप टीवी देखने के लिए लेटते हो, वैसे ये बनाया गया है पूरा स्टेच्यू। तो ये थाईलैंड के टेम्पल वेट फोर्ट टेम्पल में लोकेटेड है। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे थाईलैंड, तो इस टेम्पल को भी विजिट किया था। और साथ में एक रेप्लिका लेके गए थे अशोकन लाइन कैपिटल का। अच्छा, ये अशोकन लाइन क्या थे? सारनाथ लाइंस देखे हुए हैं, 4 लाइन होते हैं टोटल, फ्रंट मतलब डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट को रिप्रेजेंट करा है। फिर वैसे ही एक पिलर लगा होता है, उसके ऊपर वो हुआ करते थे। बाकी आप बैकस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये आर्ट एंड कल्चर में सारा देखते हो डिटेल में। तो ये एक रेप्लिका लेके गए थे, मतलब छोटा सा था, जैसे ट्रॉफी की फॉर्म में। और उसके बाद इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी यहाँ पे कि एक रैलिक मिले थे, कौन सी लोकेशन पे? देवनी मोरी। और ये कहाँ पे है? तो अरावली रेंजेस, जो कि गुजरात से पास करती है। यहाँ पे एक्सकवेशन हुई थी 1962-1963 के टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे मिला क्या था उसको देख लेते हैं। पहले तो ये एक्सकवेशन साइट है और इसको महास्तूपा भी बोला जाता है। स्तूप क्या होता है? स्तूप, हाँ जी, पुराने वाले बताएंगे, नए वालों को अभी नहीं पता होगा। स्तूप, पहली बात इसकी शेप देख के पता लग रहा है आपको, डोम शेप होगी। ये जो स्तूप हुआ करते थे, इनके नीचे बुद्धा जी के रेलिक्स को दफनाया जाता था, फिर बड़ा सा स्तूप बना दिया जाता था, मतलब वर्शिप का सेंटर बन गया वो एक तरह से। तो ये देखो यहाँ पे इसकी भी शेप कैसी है, डोम शेप ही दिख रही है आपको, तो इसको महास्तूप का डेजिग्नेशन दिया हुआ था। अब यहाँ पे जो एक्सकवेशन थी वो 1960 टू 1963 के टाइम पीरियड में चलती है। कहाँ पे? तो शमला जी इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदरन गुजरात। और यहाँ पे किसको अनर्थ करा गया था, किसको एक्सकावेट किया गया था? तो इस महास्तूप को एक्सकावेट करा गया और कुछ प्रोफाउंड सीक्रेट्स यहाँ पे मिले। नंबर 1, एक पिक्चर देखो, ये ग्रीन कलर है, ये ठीक है, धूल मिट्टी लगने की वजह से आपको डार्क कलर दिख रहा होगा। तो ग्रीन स्किस्ट कलर का एक कैस्केट मिलता है। अगेन कैस्केट बोला तो कुछ प्रीशियस चीजें मिली होंगी। अब इस ग्रीन कलर के डब्बे के अंदर एक और डब्बा था, जैसे गिफ्ट देते हो आप कि डब्बे के अंदर एक डब्बा रख दिया, वैसे ही इसके अंदर एक कॉपर का एक और बॉक्स था,
उस कॉपर के बॉक्स में एक गोल्ड की बॉटल थी, और उस गोल्ड की बॉटल के अंदर सिल्क के अंदर लपटे हुए बुद्धा जी के रेलिक्स थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिला था आपको याद रखनी है, देवनी मोरी लोकेशन ऑफ गुजरात, अरावली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये मिला था। ग्रीन स्किस्ट मिला था, और इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन भी थी, कुछ कुछ लिखा हुआ है जो कि हमें समझ नहीं आएगा अगेन। और साथ में यहाँ पे यस वेरी इंपॉर्टेंट, दशाबला। दशाबला बुद्धा जी के बहुत सारे नाम थे, तो दशाबला भी एक नाम बुद्धा जी का ही था, तो यहाँ पे बुद्धा जी को डेसिग्नेट करा था एज अ दशाबला। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसी को गिफ्ट करने को बोला है कि हम ये थाईलैंड को देंगे। तो अभी थाई बुद्धिस्ट कम्युनिटी आ चुकी है कि लाइए हमारा गिफ्ट, तो ये होता है। ठीक है, कोऑपरेशन रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। ओके, इसके अलावा कॉइन्स भी मिले हैं कुछ। कॉइन्स आपके एंशियंट पीरियड में ही, आप क्षत्राप पीरियड पढ़ते हो जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है, तो उनके रिलेटेड ये कॉइन्स मिले हुए हैं, क्षत्राप कॉइन्स। एंड रूलर कौन था वहां पे, तो विश्वसेना था। 292 टू 304 सीई का टाइम पीरियड है, मतलब 3rd to 4th सेंचुरी की बात हो रही है। और ये जो डेलीगेशन है, ये नेशनल म्यूजियम भी गए, जो रेलिक्स वगैरह वहां पे रखे होते हैं उनकी पूजा करी जाती है, वर्शिप करी जाती है। और जो चैंटिंग करी गई थी वो पाली में करी गई थी। ये थाईलैंड की बात हुई, वहां पे है जो। नितिन, नहीं, ठीक है, नहीं लगा मुझे कि आप बोल रहे हो, नहीं, ठीक है। चलो, बाकी ये जो अभी मीटिंग हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन हुई है, जिसका मेन ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। यहीं पे ये थाई बुद्धिज्म के जो लोग हैं वो आए हुए थे। अब याद रखना है आपने, इसके जो मेंबर्स हैं वो 39 कंट्रीज हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस देखी जाए तो 320 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन होंगी। एक कंट्री के अंदर मल्टीपल बुद्धिस्ट साइट, मल्टीपल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, और मेन ऑफिस याद रखिएगा न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंडर फर्दर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, बाकी बुद्धा जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ, फादर का नाम शुद्धोधन, मदर का नाम, हाँ हाँ बोलो बोलो, महामाया। और फॉस्टर मदर कौन थे, गौतमी। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी जैसे ही बुद्धा मतलब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। फिर क्या हुआ ऐसा कि बुद्धा जी बुद्धा बन गए, मतलब सिद्धार्थ बुद्धा बन गए। हाँ, उनकी बॉडी के ऊपर मोल्स थे, और पंडित आते हैं वो बोलते हैं दो ही चीजें पॉसिबल हैं, दो पॉसिबिलिटीज। एक ये कि या तो बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, दूसरा ये कि बहुत बड़ा महात्मा बन जाएगा। पापा डर गए उनके कि महात्मा नहीं बनना चाहिए, मुझे तो वॉरियर ही बनाना है। हर सुख हर टाइप का, मतलब बढ़िया शादी करवाई सुंदर कन्या के साथ। एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल था। और बाद में क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही जो होना होता है डेस्टिनी में जो होता है वो हो ही जाता है। वो बाहर निकल गए कि देख के आऊं जरा बाहर क्या क्या चीजें हैं। जब गए तो वहां पे उनकी हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। उन्होंने बीमार लोग देखे, मृत्यु के मतलब डेथ बेड पे कुछ लोग थे, तो उन्होंने देखा ये भी रियलिटी है। उनको तो पता ही नहीं था कि मरते भी हैं। फिर उसके बाद उनका 29 ईयर्स के टाइम पे महाभिनिष्क्रमण होता है, मतलब वो अपने घर को छोड़ते हैं और निकल जाते हैं अपनी मेडिटेशन की जर्नी पे। ठीक है, तो बाकी आप हिस्ट्री में देखोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलो। हाँ जी, ये छोटा सा आर्टिकल था, आपके मेंस के पेपर में यूज हो सकता है कि अगर थाईलैंड के साथ या फिर साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ आपसे रिलेशन पूछे जाते हैं, तो कल्चर वाली पार्ट में ये पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, हाँ यस विशाल, 29 ईयर्स पे, यस। ओल्ड मैन, डेड बॉडी, डिजीज पर्सन। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अचल फास्ट पेट्रोल वेसल। पहला सवाल यही है, किसने बनाया है इसको, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। टोटल ये 8 हैं, बाकी ये 5th नंबर पे है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। छठा जब भी आएगा तो उसको आपने ध्यान में रखना है, हम पढ़ भी लेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा कहाँ पे इसको लॉन्च करा गया है, तो गोवा में ही लॉन्च करा गया है, वहीं पे बनाया गया है। और किसे दिया गया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है, जो कि हमारे इंडिया के जितने भी वाटर वाले कोस्टल रीजन्स हैं और साथ में जो टेरिटरीज हैं उनको सिक्योर करते हैं। इसके अलावा इसके अगर फीचर्स देखोगे तो 60% ये इंडिजिनस है। नंबर 1 इंडिजिनस है 60%, तो हेल्प तो ली होगी किसी ना किसी की, किसकी ली है इसमें, इसमें हमने यूएस की हेल्प ली है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है वो हम सीख लेते हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो याद रखिएगा 60% ये इंडिजिनस है। तो सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो कैंपेन चलती है उसका भी एक एग्जाम्पल आ जाता है। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट ईयर मेंस में कि आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है, तो वहां पे एक ही जगह पे आप फोकस नहीं कर सकते थे कि कपड़ा बनाया तो बस इंडिया का ही होना चाहिए। वहां पे डिफेंस भी ऐड करना था, स्पेस भी ऐड करना था, वो सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते
सकते हो, तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बाकी 52 मीटर्स लंबा है, ब्रेड्थ इसकी 8 मीटर्स की है, ये याद नहीं रखना। यस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। कंट्रोलर पिच प्रोपेलर बेस्ड प्रोपल्जन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, मतलब एडवांस्ड हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। 60% खुद बनाया है इंडिया के अंदर, बाकी जो 40% बचा वो हमने हेल्प ले ली थी। 60% मेनली इन इंडिया, इंडिजिनस लिखा है ना, मतलब अपनी कंट्री के जो सामान यूज हुआ, टेक्नोलॉजी यूज हुई, वो 60% है। इसके अलावा सीपीपी आप याद रखोगे, कंट्रोलर पिच प्रोपेलर। आपने हाइड्रोलिक सिस्टम सुने होंगे, ब्रेक्स वगैरह के जो लगे होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, वही है, एडवांस्ड वर्जन है, यही हमने यूएस से भी उठाया है। इसके अलावा अचल, इसको हमने सेफ गार्ड ऑफशोर एसेट, मतलब जो हमारे आइलैंड वाले पार्ट्स हैं ये वाले, और दूसरा जो कोस्टल रीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, आइलैंड टेरिटरीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, मेन पर्पस वही है अगेन। और किस किस के बीच का कोलैबोरेशन था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड तो है ही, बाकी जिन्होंने बनाया दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। किसका एग्जांपल है, तो आत्मनिर्भर भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, और टोटल कॉस्टिंग इसकी लगभग 473 करोड़ आई है। अब जब इंडिजीनस है, इंडिया के अंदर बना है, तो बहुत सारा हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, जिसे बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको भी तो जॉब मिली जब इसको बनाया गया, तो इससे एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है वो भी बूस्ट हुआ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नोट पे ही हम लेके चलेंगे। छोटा सा आर्टिकल था। नाउ ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस, ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस जो है ये दिया है साइप्रस ने इंडिया को। ठीक है, इंडिया के बिहाफ पे कौन लेते हैं, जो भी डेलीगेट गए होते हैं उस कंट्री के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव हुआ। किस कंट्री ने दिया है मैकेरियोस नाम का सिविलियन अवार्ड, तो याद रखिएगा आंसर विल बी साइप्रस। एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, और जब भी आपसे पूछे जाएंगे मेंस के अंदर रिलेशन, तो आप ये बोल सकते हो कि साइप्रस जब विजिट हुई थी इंडिया के डेलीगेट की, तो उस टाइम पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड दिया जाता है किसी भी फॉरेन डेलीगेट्स को, वो दिया गया था। एंड 1.4 बिलियन इंडियंस के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिसीव किया। तो बस इतना ही याद है रखने का यहाँ पे, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस 3। किसका है, तो साइप्रस का है, बस दैट्स ऑल। बाकी एक चीज और बोली वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। कहां से ये कोटेशन ली गई है, तो याद रखना उपनिषद है हमारा एक, महा उपनिषद, वहां से ये पिक करा गया था। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं, G20 कब हुआ था, 2023 का हमने कंडक्ट करा था, 2 साल हो गए अब। तो हमारा जो थीम भी था वो भी वसुधैव कुटुंबकम ही था। और कल आपने पढ़ा था जो इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर है, उसके साथ साइप्रस को भी हम कनेक्ट करने वाले हैं, फिर साइप्रस से ग्रीस के आगे क्रोएशिया के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये का भी पार्ट बनने जा रहा है। तो पीस, प्रोग्रेस, सारी बातें करी इस अवार्ड को लेने के बाद। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नाउ द इंपॉर्टेंट वन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें उन्होंने बहुत सराहना करी है कि पाकिस्तान का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है वो बहुत इंप्रूव हो रहा है, तो हम इनको ग्रे लिस्ट में नहीं रख सकते। जबकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, पहलगाम अटैक होता है, पूरे फुल फ्लेज्ड प्रूफ थे। अब देखो, इन्होंने अटैक करने से पहले ही बहुत सारी फोर्सेज अपनी डिप्लॉय कर दी थी एलओसी वाले रीजन के पास में, तो यहाँ से प्रूवन है कि इनकी आर्मी को पता था कि हमने टेररिस्ट अटैक करवाना है इंडिया के अंदर। फिर भी स्टिल एफएटीएफ ने काफी तारीफ करी है कि इनका जो एंटी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है वो स्ट्रेंथन कर रहा है। यहां से आपके लिए एफएटीएफ निकल के आता है, इंपॉर्टेंट। अब एफएटीएफ की भी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कुछ होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मीटिंग करवाते हैं। तो वैसे ही एफएटीएफ का प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025 का हुआ मुंबई में, ये मार्च मंथ में हो चुका है, मार्च मंथ में ये हो गया। एक मीटिंग थी जिसमें बातचीत होती है कि कैसे हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ये जो कन्वर्ट करते हैं फिर यूज कर लेते हैं, इसको रोके। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया। बोला मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को धोके क्या कर दिया, व्हाइट मनी। कमाया इसको कैसे था, इलीगल तरीके से। इलीगल तरीका क्या क्या हो सकता है, करप्शन और स्मगलिंग हो सकती है ड्रग्स की, और आपने एक सिस्टम सुना होगा, हाँ, फेक करेंसी, यस। और आपने एक सिस्टम सुना होगा दैट इज हवाला सिस्टम, सुना है ये? जितने भी आपके अरब नेशंस हैं, स्पेशली कुवैत, सऊदी अरेबिया, वहां पे वो पैसे ले लेते हैं बीच में, आपका फिर पासपोर्ट पुसपोर्ट सब स्नैच करके रख लिया होता है, उनकी मर्जी के बिना आप अपने घर नहीं आ सकते वापस। तो यहाँ पे भी क्या है, ये ब्लैक मनी तो यूज हो रही है। जैसे कईयों के दोस्त होते हैं फॉरेन में रहते हैं, उनको पकड़ा देते हैं कि ये ब्लैक मनी है। इवन आप अगर टैक्स नहीं पे कर रहे,
वो भी आपने क्या कर लिया, ब्लैक मनी स्टोर कर ली, तो जिसने टैक्स पे नहीं किया उसके पास भी ब्लैक मनी है। अब इसको आप क्या करोगे, इस तरह से यूज करोगे कि ऐसे दिखे आपको व्हाइट मनी की फॉर्म में। कहीं तो क्या करते हैं, मंदिरों में ही डोनेशन कर देते हैं जो टैक्स का पैसा होता है, फिर बाद में मिली भक्ति होती है, जितने भी अमीर लोग होते हैं बोलते हैं लाइए अब पैसा चाहिए, अभी जरूरत है। तो मतलब आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे उसको कि ये तो हमने अच्छे तरीके से ही कमाया था, व्हाइट मनी। ये सारी चीजें ना हो उसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी, विच इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस फ्रांस के अंदर मिलेंगे। किन चीजों के ऊपर फोकस करता है, प्रायोरिटाइज करता है पूरा ग्लोबली। नंबर 1, पेमेंट ट्रांसपेरेंसी। जब भी कोई पेमेंट हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कैश में हो रही है तो आपके पास बिल होना चाहिए एज पर द रूल्स। पर कैश कब यूज होता है आज के टाइम पे, जब ब्राइब देनी हो। ब्राइब कोई देखा किसी ने गूगल पे लेता हो, नहीं, कैश है लाओ। मैंने स्टोरी भी सुनाई थी एक। चलो, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इंक्लूजन मतलब सभी को इमर्ज करना। यस, सबको इकट्ठा करना। इमर्ज इज डिफरेंट, सबको इकट्ठा करना इज डिफरेंट। मतलब आप सुनते हो ना वेल्थ इन इक्वालिटी नाम का एक शब्द, कि कुछ ही जनता के पास सारा का सारा पैसा होता है, बाकियों में सब बंटा होता है। तो वैसे ना हो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन। आज के टाइम पे आप देखोगे डिजिटल ट्रांसफर, जो ट्रांसफर है, ट्रांजेक्शन है, हो रही हैं, तो एक मतलब पॉजिटिव नोट पे हो, ऐसे इलीगल मनी कोई नहीं जानी चाहिए। तो इन सभी को प्रायोरिटाइज करता है हमारा FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मतलब सारी कंट्रीज जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनकी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, जिसमें कि मनी, ये जो जितने भी ब्लैक मनी के केसेस होते हैं, इनको हमने कैसे कॉम्बेट करना है, कैसे फाइट करना है, तो उसके लिए रूल बुक बनती है। तो ये सारे मीटिंग में बैठे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर्स, और ये सारी डिस्कशन करी जाती है। सबसे जो मेन फोकस करा जा रहा है आज के टाइम पे वो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ऐसी कंट्रीज जो टेररिस्ट अटैक्स को स्पॉन्सर करती है। ठीक है, आपको क्या लगता है ईरान होगा इस लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में? है। नॉर्थ कोरिया, वो भी है। ठीक है, चलो बाकी ऑब्जेक्टिव आपको आगे समझ, फाइनेंस से ही रिलेटेड है। किसी भी फील्ड के अंदर फाइनेंस को गलत तरीके से यूज करा जा रहा है तो उसको रोकने का काम FATF करेगी। नाउ इसके अलावा पॉलिसीज बनाते हैं वेरियस कंट्रीज। ज्यूरिस्डिक्शन, ज्यूरिस्डिक्शन आ गई तो मतलब अगर आप इनके जो स्टैंडर्ड बनाए गए थे उनको अगर तोड़ते हो, हनन करते हो, तो उस केस में आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट ओरिजिन देख लो इसका। 1989 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। कब? तो जब G7 समिट हुआ था पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर G7 की मीटिंग हुई, हेडक्वार्टर भी कहां पे बन गए, पेरिस में ही। किसकी वजह से बना था, तो G7 समिट की वजह से बना था। ये टेररिज्म रिलेटेड केसेस इंक्रीज कर रहे थे, जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इंक्रीज कर रहे थे, जिसमें ड्रग स्मगलर्स भी इन्वॉल्व थे। तो 1989 में एक बॉडी आती है विच इज FATF। और G7 कंट्रीज आप पढ़ चुके हो, बताओ ईयर। 1975। ठीक है, तो जब 1975, किसी ने बोला कुछ? नहीं, ठीक है। 1975 में क्या हुआ करता था ये, G6। ठीक है, फिर अगले साल 1976 क्या, कौन ऐड हुआ, कनाडा। फिर 1997 कौन ऐड हुआ था, रशिया। तो यहां पे शुरू में क्या था, G6, यहां पे क्या बना, G7, यहां क्या बन गया, G8। फिर 2014 आया, फिर क्या हुआ, रशिया को निकाल दिया बाहर। और ट्रंप अभी क्या बोल रहे थे कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि हमने रशिया को G7 से बाहर निकाला। मीटिंग से सबसे पहले वही गए हैं ट्रंप, तो G6 ही बचा वो, मतलब वैसे बोल रही हूँ, G6 नहीं है अभी, G7 ही है। और 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया, तो तब से ये बॉडी क्या है, G7। G7 की कंट्री स्टेट एग्जाम्स में पूछी जाती है। यूपीएससी कई बार सरप्राइज देता है, जैसे ये पुराना हो जाएगा आर्टिकल, बाय अभी बहुत ज्यादा हल्ला पड़ा हुआ है। रीजन, एक तो कनाडा में है मीटिंग, खालिस्तानी वो जो इशू था आपने सारा सुन रखा है, तो अटैक करने की, एम्बुश करने की भी ट्राई करी गई, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जा रहे थे। तो ये इस सारे इशू की वजह से ज्यादा ही चमका हुआ है, अभी लाइमलाइट में है। एंड इसके अलावा G7 की कंट्रीज को मैंने बोला था, याद रखेंगे आप इस फॉर्म में। यू क्यों, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम वर्ड यूज होता है। ठीक है, ई भी लिख सकते हो, पर वो पूरा फिर यूरोपियन यूनियन या फिर इंग्लैंड वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है जूस इस तरह से। और GF, जर्मनी, फ्रांस, जापान, US, UK, इटली और कनाडा। और कनाडा में ही 2025 का वेन्यू है, लोकेशन है कैनस्किस। प्रोनाउंसिएशन देख लेना। बाकी जो गए कोई कनाडा अपनी क्लास में है, लास्ट ईयर था एक स्टूडेंट, क्या नाम था उसका, करण था, यस, वो आया था कनाडा से वापस। चलो एनीवेज,
तो कंट्रीज रह जाएंगी आपको याद, बाकी ये G20 कंट्रीज है, इसमें पूरे अभी G20 ही इसको बोला जाता है, खैर अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है, तो G21 है वैसे टेक्निकली, पर वो वर्ड क्या यूज हो रहा है अभी भी, G20, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट 2001 में सभी के लिए ये चीज मैंडेटरी कर दी गई कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को कॉम्बैट किया जाए, मतलब कंट्रीज को भी एफर्ट डालने पड़ेंगे कि इस चीज को हम रिड्यूस करें, और हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस, फ्रांस में। ओके जी, नेक्स्ट मेंबर्स। मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या देखा जाता है, तो एक तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा होनी चाहिए, जीडीपी लार्ज होनी चाहिए, डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें एक कंट्री प्रोवाइड करती हो, मतलब ऐसा होना चाहिए कंट्री के पास, ठीक है, अलॉन्ग विद पॉपुलेशन। और हाँ, ये एक्सेप्ट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इंटरनेशनली सेट करे हैं उनको भी फॉलो करे कोई कंट्री, तो वो मेंबर बन सकता है एफएटीएफ का। अभी के टाइम पे आप देखोगे 39 कंट्रीज ऑफिशियली जो बाइंडिंग है इस एफएटीएफ को लेके 39 ही है, जिसमें इंडिया भी आता है, यूएस भी है, चाइना भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, ये सारे हैं 39। यूरोपियन यूनियन के कितने आगे, 27, बाकी ये ऐड कर लो, आपके पास 39 के आसपास आएंगे। हाँ, ये देखो यहाँ पे भी ब्रिटेन लिखा है ना, तो 4 तो इसके भी आ जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ऑफिशियल मेंबर नहीं है ना एफएटीएफ का, तो बनने अभी पॉपुलेशन भी कम है उनकी, जीडीपी तो बहुत ही कम है, और इंश्योरेंस तो पता नहीं वो देते भी हैं कि नहीं, ठीक है, मेंबर नहीं है वो भी, ठीक है। 39 कंट्रीज ही हैं जो एफएटीएफ के स्टैंडर्ड मीटिंग में बैठती हैं, ठीक है। उसके अलावा इन एडिशन अब एफएटीएफ की छोटी छोटी ब्रांचेस भी होती हैं, एफएटीएफ स्टाइल रीजनल बॉडीज जिनको बोल दिया रीजनल, मतलब मेन ऑफिस कहाँ पे देखा आपने, पेरिस, फ्रांस के अंदर, वहां पे मेन ऑफिस है। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है अपनी इंडिया के अंदर, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, पर हाई कोर्ट तो मल्टीपल है, तो वैसे ही एक एफएटीएफ आपने देख लिया कहाँ पे लोकेटेड है, पेरिस, फ्रांस के अंदर, पर इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस भी मिलेंगे, जैसे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप, एशिया पैसिफिक ग्रुप, तो इंडिया की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये इस वाली ब्रांच पे कांटेक्ट करेंगे रादर देन कि इतने दूर जाएं यूरोप। और दूसरा आ जाएगा यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो ये दोनों इसी के अंडर आते हैं। बाकी इंडिया कब मेंबर बना था, तो 2010 में। फॉर्मेशन कब हुई थी एफएटीएफ की, 1989, तो 2010 में हमने इनको ज्वाइन कर लिया था, तो हम भी मेंबर बन गए थे। बाकी ये वही सारा लिखा है कि इफेक्टिव तरीके से मिटिगेट करें जब भी कोई ऐसा फाइनेंशियल रिस्क हमें इमर्ज होता हुआ दिखता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर फोकस करता है, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस करता है, मतलब फाइट करता है कि टेररिस्ट को कोई भी फाइनेंसिंग ना दी जाए। और आज के टाइम पे टेररिस्ट ओपनली स्टेटमेंट देते हैं, फिर बताओ पैसा कहाँ से आया, ठीक है, जब इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडीज हमने बनाई हुई हैं। और इसके अलावा जब भी कोई इन स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करता है तो उसके लिए हाई रिस्क ज्यूरिस्डिक्शन भी बनाई है, और उनके ऊपर मॉनिटरिंग इंक्रीज कर दी जाती है, मतलब चेक रखना शुरू कर दिया जाता है जब भी कोई ऐसे टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा होता है। अब तुम प्रूफ तुम्हारे सामने है, एफएटीएफ बोल रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स को, तो यहीं से पता लग रहा है कितनी ज्यादा मॉनिटरिंग ये करते हैं। एंड नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, या फिर जिन्हें बोलते हैं कंट्रीज इन ब्लैक लिस्ट। प्रूव हो चुका है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं, ब्लैक मनी यहाँ पे सबसे ज्यादा जनरेट हो रही है। तो जो भी कंट्री ऐसे टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करेगी, लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करेगी और उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी, उनको किसमें डाल दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट के अंदर, मतलब बन चुके हैं वो, इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं, और इसी को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या फिर टेरिटरीज भी बोला जाता है। और ग्रे लिस्ट कौन सी होती है, इनको सेफ हेवन बोला जाता है, मतलब किसी को अगर अपनी ब्लैक मनी संभाल के रखनी है तो इन कंट्रीज के अंदर आप चले जाओ, ये पकड़े भी नहीं जाते, और यहाँ पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में भी कन्वर्ट करवाया जाता है, ये पकड़े भी नहीं जाएंगे, ये टेरर को भी फाइनेंस करते रहेंगे, जिसमें पाकिस्तान पहले था, लास्ट ईयर इनको निकाल दिया गया था क्योंकि ये बड़े अच्छा फोकस कर रहे हैं इस चीज से बाहर आने में। अभी के टाइम पे 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर मिलेगी, नंबर 1 इज नॉर्थ कोरिया, नंबर 2 ईरान, और नंबर 3 म्यांमार। नहीं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी नहीं है, ठीक है, ब्लैक में तो है ही नहीं, ब्लैक में तो वो आगे ना जो मतलब प्रूवन हो चुका है जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। ग्रे में वो हैं जो सेफ हेवन है, मतलब टेररिस्ट वहां पे बैठे रहते हैं, उनके ऊपर मतलब जो फाइनेंसिंग होती है उसको भी अलाउ करते रहते हैं, तो वो होती है ग्रे लिस्ट, मतलब वार्निंग की तरह होती है ग्रे लिस्ट कि सुधर जाओ नहीं तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान अभी के टाइम पे ग्रे लिस्ट में नहीं है। बाकी आपको पूरी लिस्ट अगर देखनी होगी तो इस लिंक पे क्लिक करना, ये एफएटीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें अल्जीरिया, बुर्किना फासो, कोट डी आइवरी, कोट डी आइवरी कहाँ सुना था,
कोट डी आइवरी, हाँ बताओ किसकी थी, किसकी थी बॉर्डरिंग कंट्री? लाइबेरिया की। तीन बड़े थे ना, साइना इधर से तुम्हारे इस साइड से आएगा, साइरा लियोने, गिनिया और कोट डी आइवरी। तो कोट डी आइवरी भी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ग्रे लिस्ट बहुत बड़ी है तो उसको आप याद करने नहीं बैठोगे। आपने कैसे देखनी होती है वो लिस्ट, बस ये देखना है जो हमारे पड़ोसी वगैरह हैं, जैसे चाइना तो नहीं है उसमें, पाकिस्तान का देखना है आपने, तो ए बी सी डी उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, पी पे चले जाना, पी से कोई कंट्री वहां पे नहीं आएगी। ठीक है। बाकी और क्या किया जाता है जब भी कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में जाती है? यस, ऑनलाइन लाइबेरिया थी, यस गुड। ठीक है। अब होता क्या है जब भी कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाएगी, तो देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज बनी है कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम आपको देंगे। जैसे कि एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इन्होंने पैसा दिया था ना अभी पाकिस्तान को पीछे जैसे, और इंडिया ने इसको बस क्रिटिसाइज करके छोड़ दिया था, कंप्लीट वायलेशन नहीं करी थी। तो उन्होंने क्या बोला, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट जाती है कि पाकिस्तान को पैसा ना दें, ये वेपन खरीदने में ही उसको वेस्ट करेंगे, ये कोई यूज नहीं करेंगे खाने पीने की चीजों को परचेज करने में। तो जो आईएमएफ है इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे आएंगे? वॉशिंगटन डीसी, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट होते हैं हेडक्वार्टर। देन आता है आपका वर्ल्ड बैंक, हाँ जी इसके कहां पे है? इसके भी वॉशिंगटन डीसी में ही आएंगे। फिर आएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहां पे? नो, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। और यूरोपियन यूनियन के कहां पे आएंगे मेन हेडक्वार्टर्स? बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। पढ़ा था ना ये केस, माल्टा वाला जब पढ़ा था पूरा। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर्स आप ध्यान में रखोगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के ही वॉशिंगटन डीसी में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मनीला फिलीपींस, और यूरोपियन यूनियन का जो मेन ऑफिस है दैट इज इन बेल्जियम। और अगर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर जुरिस्डिक्शन वो पूछा जाए तो उसके हेडक्वार्टर कहां पे आएंगे? लग्जमबर्ग। किसने बोला? ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए जी, तो इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप पैसा ना दे, किस किस को नहीं मिलेगा अब यहाँ से पैसा? नॉर्थ कोरिया, ईरान। नॉर्थ कोरिया वैसे भी नहीं मांगता है ना, वो तो वैसे भी नहीं मांगते, वो खुद ही डेवलप हो रहे हैं। वो क्या नाम है उसका, मोटू सा, वो आगे आके खड़ा हो जाता है, सब डर जाते हैं। क्या नाम है? किम जोंग, हाँ किम जोंग। तो जाता है, मतलब बहुत अच्छा फियर बना के रखा हुआ है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये वैसे भी पैसा नहीं मांगते। अभी पीछे जैसे इनके एक फॉरेन सेक्रेटरी थी, 2023 की बात है, यूएस डेलीगेट से मिलने गए थे यूएस, वहां पे बोला कि कोऑपरेट करेंगे, मतलब किम जोंग की बहन ही गई थी, वही है, उनकी फैमिली से बनते हैं वहां पे जितने भी डेलीगेट्स होते हैं। पिछले दिन साइन करके आ गए कि हम नहीं करेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट, अगले दिन कर दी, और वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर, और वो भी हवाईयन आइलैंड के साइड में। बिल्कुल ऐसे दिखाया कि हम नहीं डरते तुमसे, यूएस से। तो ये इनको तुम ब्लैक लिस्ट में डालो, ग्रे लिस्ट में डालो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो चलो एनीवेज है लिस्ट में नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ठीक है, ये था आपका एफएटीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट, रह जाएगा याद। अब दो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। नंबर 1 इज शिपकिला पास, तो लोकेशन आ जाएगी हिमाचल प्रदेश। ये देखो सुखू जी नाच रहे हैं। और अभी पैसा भी सैंक्शन हुआ है, पता लगा आपको? 26,164 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश को सैंक्शन करे हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स पे है, पैसा जब जाएगा तब जाएगा। हेल्प करी हुई है जो 2023 के लैंडस्लाइड्स और फ्लड वाली सिचुएशन हिमाचल में बनी थी, उससे निपटने के लिए। ये पीआईबी में आया था, किसी न्यूज़पेपर में पता नहीं क्यों नहीं कवर किया गया। पीआईबी देख लिया करो, कुछ नहीं, बस हेडिंग्स ही देखनी होती है आपने, वहां पे डायरेक्ट मिनिस्ट्रीज का डाटा आपको मिलता है। ठीक है, सारे पढ़ने मत बैठ जाना, वो कुछ समझ भी नहीं आएंगे, वो उतना डिटेल में भी नहीं करना है आपने। चलो, शिपकिला पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे पासिस है, मतलब पहाड़ी के बीच से रास्ता निकला होता है। जैसे हिमाचल के बताओ दो तीन इंपॉर्टेंट से। रोहतांग सुना होगा आपने, और बारह लच्छाला सुना होगा। शिपकिला हाईलाइट होता रहता है मेनली थ्रू आउट कंट्री, ये तीन सुने होते हैं। बाकी छोटे छोटे पासिस तो बहुत सारे हैं अपने हिमाचल में। अगर देखो लोकेशन देखोगे तो दिस वन, ये आ गया आपका हिमाचल प्रदेश इंडिया के अंदर, और यही वाला पास है शिपकिला पास, मतलब इंडिया को कनेक्ट कर रहा है तिब्बत के साथ, या फिर हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है तिब्बत, या फिर चाइना भी लिख देते हैं। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। जो शिपकिला पास है ये बंद क्यों हुआ था? तो एक डोकलाम वाला इशू हुआ था 2020 कोविड के टाइम पे, आपको याद होगा चाइना वालों ने इन्फिल्ट्रेशन कॉज करी थी हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। स्पेशली जो लोकेशन थी वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, और ये वाला था डोकलाम प्लेटू वाला रीजन। तो जैसे डोकलाम में चाइना ने इन्वेजन कॉज करा था, ये किस तरफ आने की ट्राई कर रहे थे? इंडिया की तरफ। यहाँ पे कौन सा कॉरिडोर था? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, याद रखना उसको, सिलीगुड़ी
कॉरिडोर, नए बच्चों ने अभी शायद नहीं पढ़ा होगा। कॉरिडोर मतलब छोटा सा रास्ता है, 24 किलोमीटर का रास्ता मिलेगा, और चिकन की तरह होता है ये, मतलब नेक होती है ना, चिकन बन जाता है उसका। चिकन तो वैसे बच्चा भी होता है ना हैन का। एनीवेज देखो ऐसे होता है छोटा सा, और यहाँ से पतली सी नेक होती है, और फिर बॉडी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो इसको चिकन नेक कॉरिडोर इसीलिए बोलते हैं कि अगर ये इन केस चाइना के पास चली जाती है तो हमारी नॉर्थ ईस्ट के साथ पूरी की पूरी कनेक्टिविटी खत्म। तो ये जो फेस है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो बॉडी है ये पूरे के पूरे बाकी जो मेन लैंड है इंडिया का उसके साथ बात करता है, और ये जो नेक वाला पोर्शन है इट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, याद रखना इसको। तो ये डोकलाम, अगर प्लेटू या रीजन रीजन पूछा जाए तो आंसर होगा आपका भूटान। पर अब प्लेटू तो सारे में फैला होता है, उनकी बाउंड्री थोड़ी होती, तो ये आपके इंडिया तक भी फैला हुआ है, और ऊपर थोड़ा सा एरिया इस तिब्बत वाले पोर्शन में भी है। यहाँ पे सिक्किम है, और यहाँ पे एक पास आपने पढ़ा है रुकनब। हाँ जी, किस किस को याद है ये 3 पासेस आपने यहाँ पे पढ़े थे? ओके, नो रुको, हैंड रेस नए वालों को नहीं होगा, बाकी बताएंगे जो थोड़े से पुराने हो गए हैं। हाँ जी, सचिन नंबर 1 ए पे कौन सा था? नकू। शरणवीर बी पे? नथु। हाँ जी, मुस्कान सी पे? हाँ, सी पे क्या था? आस्था। जालेपला। जालेपला जो है ये तीनों को टच करता है, यहाँ पे सिक्किम यानी कि इंडिया, इधर भूटान, और यहाँ पे तिब्बत यानी कि चाइना वाला पार्ट। बाकी ये जो ऊपर का है नक्कू, ये इंडिया और तिब्बत के साथ आ जाएगा। नत्थू वाला पार्ट भी इंडिया और तिब्बत के साथ आ जाएगा, तिब्बत की जगह पे चाइना भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो नक्कू नथु जालिब, नक्कू नथु जालिब। जालिब आपका ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। ठीक है, चलिए, जब जैसे ही ये वाला रूट बंद करा गया तो वैसे ही जो हिमाचल प्रदेश का शिपकिला वाला पास है उसको भी बंद कर दिया गया था इसी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बॉर्डर तो लग रहा है ना यहाँ पे, ये सारा बॉर्डर, ये देखो दिस वन, ये सारा बॉर्डर किसके साथ है? चाइना के साथ। और यहाँ पे कौन सी फोर्सेज होती हैं? आईटीबीपी, वेरी गुड, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि सीएपीएफ का ही पार्ट है, याद है ना? तो यहाँ पे इंडो, हाँ, असम राइफल शायद मैंने बोला था यहाँ पे भी आ जाती है, पर मेनली यहाँ पे आईटीबीपी ही आपको मिलेगी, म्यांमार वाली जो साइड होती है वहां पे असम राइफल्स का काम रहता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट, शिपकिला की अगर बात करें तो इसके और भी बहुत सारे नाम है, पेमाला है, शरेद गेट है, और यहाँ पे कौन फोर्सेज होती हैं? तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्सेज होती है, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फंडिंग एंड ऑल सारी इनकी रहती है, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक्टिक्स सिखा देते हैं, तो वो वाला पर्पस रहता है, मेनली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। 3 कैटेगरीज यहाँ पे बनी थी, एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स थी जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज कहाँ कहाँ पे आएंगी? यस, एक तो ये वाली जोन आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, तो यहाँ पे भी बीएसएफ है, और एक बांग्लादेश वाला जो एरिया है यहाँ पे भी बीएसएफ है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स अगर कोई है तो वो बीएसएफ ही है। नंबर 2 पे आ जाएगी यहाँ पे, ये कौन सी है? सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल के साथ बॉर्डर है वहां पे ये पुलिस फोर्सेस मिलेंगी आपको। असम राइफल आपके ये म्यांमार वाला जो एरिया है इसके साथ आ जाएगी, और बाकी आईटीबीपी आपका सारा किसके साथ है? चाइना के साथ, जहां पे बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, आईटीबीपी। नेक्स्ट, यहां से एक रिवर भी एंटर करती है जिसका नाम है सतलुज, तो ये आपको पता है हिमाचल वाले पढ़ते ही हैं। लैंक्विन जैंगबो, इसको तिब्बत में बोला जाता है, सतलुज का ही नाम है। जैसे जैंगपो एक और रिवर थी, ब्रह्मपुत्र, चैम योंगदुंग ग्लेशियर से चली थी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश में चली गई थी। तो ये जो लैंक्यून जैंगबो है ये सतलुज रिवर का दूसरा नाम है, और इंडिया में एंटर कर जाती है फ्रॉम शिपकिला। अच्छा, ये रह गए। और यहाँ पे आपकी एनएसजी आती है जिसको स्पेशल ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय करा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए। सीआईएसएफ है। सीआरपीएफ का क्या काम था? नक्सलिज्म वगैरह को टैकल करना, कहीं पे राइट्स हो रहे हैं तो वहां पे टैकल करना, वो सारे पर्पस आ जाएंगे सीआरपीएफ के। बाकी और कौन कौन से पासिस आएंगे हिमाचल प्रदेश में? तो एक आता है आपका बारालच्छाला। बारालच्छाला लाहौल एंड स्पीति को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है रोहतांगला या फिर पास, तो ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो एक देखो लद्दाख ऊपर जो यूटी है उसके साथ कनेक्ट किया, ये अंदर ही है, कुल्लू वैली और लाहौल एंड स्पीति के बीच की कनेक्टिविटी है। मैप में आई थिंक कुछ ऐसे जैसे है, यहाँ पे किन्नौर आता है, ऊपर आता है कुल्लू, हाँ, तो उसके ऊपर क्या आता है फिर? लाहौल एंड स्पीति वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रोहतांगला। शिंगोला या फिर जिसको शिंकुला भी बोलते हैं, ये लाहौल वैली को फर्दर लद्दाख के साथ ही कनेक्ट करता है, मल्टीपल लोकेशंस पे हो सकते हैं। और उसके बाद है बोरासू पास, ये चितकुल, चितकुल कहाँ पे आता है?
किन्नौर में, तो किन्नौर से एक पहाड़ी चलेगी लंबी सी, उत्तराखंड में जाके वो ओपन होती है। तो कहाँ से कनेक्टिविटी बनाई? चितकुल टू उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश से आप कनेक्ट हो जाओगे टुवर्ड उत्तराखंड ऑल्सो। ठीक है, चलिए जी, डन। छोटा सा आर्टिकल था बट इंपॉर्टेंट है अगेन। बस लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे विच इज एक्सरसाइज शक्ति। मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं, थोड़ी देर में पूछती हूँ, डाला हुआ है मैंने आगे क्वेश्चन। अब ये जो एक्सरसाइज शक्ति है किसके साथ हम करते हैं? तो आंसर इज फ्रांस। और ये कैसी एक्सरसाइज है? तो ये बाय एनुअल है। अब दो शब्द आते हैं, एक बाय एनुअल है, एक बाय एनुअल है। एनुअल नाम से पता लग रहा है साल, साल में जो 2 बार एक्सरसाइज होगी, मतलब 6-6 महीने के गैप पे। पर बाय एनुअल का क्या मतलब है? 2 साल में एक बार। तो अभी 25 में हुई है, अब कब होगी ये? 27 में। तो 2 साल में एक बार। ये बायनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और इस साल कहां पे हो रही है? फ्रांस में हो रही है। ठीक है। एंड एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि फ्रांस के नीस वाले एरिया में हुई थी, या नाइस वाले एरिया में हुई थी। बताओ, पानी से रिलेटेड थी। अब बताओ। हाँ, नहीं नहीं, नो। कौन सी कौन सी? नो, प्लास्टिक वाली नहीं, वो भी नहीं थी। कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? बताओ। हाई सी, वो तो बोल दिया इन्होंने, बीबीएनजे वही था। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो थी। तो उसकी जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी तो लास्ट ईयर हुई थी, अभी होगी। हाई सी ट्रीटी तो हुई है, पर वो जो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है वो डिफरेंट थी, उसका वेन्यू था नाइस, फ्रांस में। हाँ, ठीक है। चलो, बाकी और कौन सी एक्सरसाइजेज है फ्रांस के साथ? तो नेवी, वरुणा से याद रह जाएगा, वरुणा वाटर से डायरेक्टली, और गरुड़ा फ्लाई तो एयरफोर्स आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस हम किसके साथ कर रहे हैं? फ्रांस के साथ कर रहे हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, सुन लो पहले ध्यान से। ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, यस। हाँ, यहाँ पे आंसर आया था यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का। अब ध्यान से सुन, उसी में फिर बात हुई है हाई सी ट्रीटी और बीबीएनजे के, डाउट मत रखो। चलो, एक बार फटाफट से कर लेते हैं। एक्सरसाइज शक्ति आपने पढ़ा, राजवीर किसके साथ है ये? फ्रांस के साथ। उर्वशी बताएंगे जो गरुड़ा एक्सरसाइज करी जाती है वो किस किस के बीच में है? गरुड़ा, यस पारुल। एयरफोर्स आ जाएगी, बाकी इंडिया और फ्रांस के साथ ही है ये जो तीनों आपने पढ़ी। एक्सरसाइज वरुणा कहाँ पे आएगी? नेवी, वाटर, वरुण मतलब वाटर के देवता जो होते हैं, आप वैदिक पीरियड में भी पढ़ते हो। इसके अलावा आपने शिपकिला पास के बारे में पढ़ा। सबसे पहले गीता बताएगी कौन कौन से पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है। वेरी गुड ऑनलाइन, वेरी गुड। हाँ, तिब्बत, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शिपकिला का ही एक और नाम आपने पढ़ा, ओल्ड नेम शिखा, क्या था? पेमाला। ठीक है, आस्था कौन सी रिवर एंटर करती है? सतलुज रिवर। सतलुज का नाम इन तिब्बत? जैंगबो, जैंगपो, ये सारे नाम कहाँ के होते हैं? तिब्बत के ही होते हैं। तो इसका एक्चुअल नेम क्या था वो देख लो, लैंक्विन जैंगबो, जैंगबो। ठीक है, इसके अलावा आपने शिपकिला के एरिया में ही क्या पढ़ा? हाँ, कौन सी फोर्सेस आएंगी इस रीजन में? इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, ठीक है। और आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। आईटीबीपी के अलावा आपने असम राइफल्स के बारे में देखा, ये कहाँ पे आएगा? इंडिया और म्यांमार वाले एरिया में। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, 3 कैटेगरीज पड़ी थी। सीआरपीएफ का क्या काम है? नक्सलिज्म, कोई राइट, दंगे, ये सारे हो जाते हैं तो उनको टैकल करना। और सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल, आए आ गया ना, सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रखना कि कहीं पे नुकसान ना हो। शिपयार्ड के बाद आपने एफएटीएफ के बारे में पढ़ा। बताइए, जो ब्लू लिस्ट तो थी नहीं, ग्रे लिस्ट थी, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है कि ये कैसा हेवन एक्ट करता है? सेफ हेवन की तरह। मेंस के लिए बहुत रेलिवेंट वर्ड है, इसको आप जरूर से लिखेंगे। ब्लैक लिस्ट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? म्यांमार, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ऑनलाइन, वेरी गुड। और कितने मेंबर्स हैं अभी तक? 39। इंडिया है, यस। और ईयर 2010। और एफएटीएफ कब बना था? 1989। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस। ठीक है, क्या पर्पज है, ऑब्जेक्टिव क्या है एफएटीएफ का? रुको, रुको, सुमित।
के ऊपर कोई अगर फाइनेंसिंग कर रहा है, तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव जो कि एफएटीएफ कंडक्ट करता है। एक प्राइवेट फोरम हुआ, उसका वेन्यू क्या था 2025 का? मुंबई, इंडिया के ही अंदर वो मीटिंग हुई थी। ठीक है, गुड। चलिए जी, नेक्स्ट आपने देखा ऑर्डर ऑफ मैकरियस, ये कहाँ का अवार्ड है? साइप्रस। अभी याद रह जाएगा, थोड़े दिन में भूल जाओगे, तो एक दो बार देख लिया करना इसको। साइप्रस की कैपिटल, कैपिटल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ, मैंने पहले पूछा। कैपिटल बताओ। हाँ जी, ऑनलाइन, साइप्रस की कैपिटल एन से थी, बताओ जल्दी से। निकोसिया। आ गई याद? बस यही चीजें चेक करनी थी मैंने, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट आपने पढ़ा अचल फास्ट पेट्रोल वेसल के बारे में, किसने बनाया है इसको? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ कोलैबोरेशन था। इंडिजिनस है फुल्ली? नो, फुल्ली बोल दिया तो आंसर गलत है, 60% था। ठीक है, इंडिजनाइजेशन। सीपीपी नाम की यहाँ पे प्रोपेलर जो इंजन होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह, वो यूएस से हमने लिया था, वो सारा इसमें यूज हुआ है। एंड इसके बाद आपने पढ़ा थाई के इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स इंडिया में विजिट करते हैं। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का मेन ऑफिस कहाँ है? दिल्ली के ही अंदर है। ठीक है, इसी वजह से थाई के आए हुए थे। ग्रीन कलर का स्किस्ट मिला था, कैस्केट है वो भी एक। कैसे कैसे अरेंजमेंट थी बताओ? ग्रीन कलर का बाहर है, कॉपर का बॉक्स है, उसके अंदर गोल्ड की बॉटल है, फिर सिल्क के अंदर रेलिक्स को लपेटा हुआ है। ठीक है, यस ऑनलाइन, वेरी गुड। ओके, बाकी कहाँ भी एक्स का वेट करा था? लोकेशन देवनी, मोरी, गुजरात, अरावली जो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी वहां पे। ठीक है, और उसके बाद आपने पढ़ा था रिंडर पेस्ट के बारे में। क्या रिंडर पेस्ट इरेडिकेटेड है? यस। ईयर पूछा जाता है, ईयर बताइए। 2011। पहली कौन सी थी जिसे इरेडिकेट कर दिया गया था? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, नोटबुक्स कर दो बंद, मतलब देखना भी होगा तो देख लेना, कोई बात नहीं। कर रहे हो रिवाइज डेली? करंट अफेयर का ना बोझ बहुत बड़ा होता है, अगर वीकली रिवाइज करते रहोगे, मंथली रिवाइज करते रहोगे तो इजी लगेगा, लास्ट में तुम पढ़ोगे भी नहीं तो भी चलेगा। जो तो पढ़ेंगे मई मंथ में, वो डिप्रेशन में होते हैं आधे कि अब खत्म नहीं हो रही है, कैसे करोगे? 365 दिन का था, कैसे कंप्लीट होगा, है ना? तो जिनकी ना एज बनने लग जाएगी वो थोड़ा कनेक्शन में भी आएंगे, मैं आपको फिर बताती चलूंगी कि आपने पीछे का कैसे पढ़ना है जो आपसे स्किप हुआ है। क्योंकि अगले साल का अगर पेपर देना है तो 1.5 साल का करंट अफेयर फॉर यूपीएससी एंड 1 साल का करंट अफेयर फॉर द स्टेट एग्जाम, तो अपना अपना कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए जी, अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आर्टिकल छोड़ दूंगी, सभी ने दिमाग में सोचना है कि क्या क्या इससे रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी थी। आपने उसको आज एनालाइज भी करना है, मतलब आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि आपने ये आर्टिकल अगर पढ़ा है तो क्यों पढ़ा था। ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल था जिसमें आपने हाई सी ट्रीटी के बारे में पढ़ा था, और इंडिया अभी रेटिफाई करेगा ये बोला है, अभी रेटिफाई हुआ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे स्टैटिक डाटा इसका जानना है, आपने वाटर्स के बारे में बताना है। मैं इसको ओपन कर देती हूँ, यहाँ पे ये खाली सा है। 3 जोन्स आपने पढ़ी थी, हैंड रेस कीजिए जिसको याद है, विद डिस्टेंस। हैंड रेस बोलना नहीं है, दिमाग में सोच लो, ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखेंगे, ये तो अभी बहुत फ्रेश है। ये वाटर की रेंजेस देखो, हर एक कंट्री के बाहर वाटर का भी हमने डिस्टेंस मेजर करा हुआ है, जोन्स मेजर करी हुई है कि कहां तक हमारे राइट्स रहेंगे। हाँ जी, हैंड रेस फटाफट से। शिखा, ठीक है, 12 नैनोमीटर पे आ जाएगी टेरिटोरियल जोन। ठीक है, नेक्स्ट 24 कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, अगला 200 नॉटिकल माइल्स, क्या था? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बियॉन्ड हाई सीज। हाई सीज का दूसरा नाम बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। चलिए फटाफट से लोकेशंस बताइए। नाइस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा? फ्रांस। फ्रांस के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन बताएगा? आराम से सोच लो दिमाग में, डायरेक्शन के हिसाब से। आई है ब्लू कलर हो गया था। ओह हाँ जी, ऑनलाइन रिवीजन के नाम पे बहुत भागते हैं, यहाँ से 3 भाग गए कि रिवीजन की जरूरत नहीं है, बाकी सब चलेगा। ताजा ताजा पढ़ाओ सिर्फ, आगे दौड़ पीछे छोड़, सुनिए ये कहावत। ठीक है, पुराने हो फिर तो काफी आप। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड,
इटली, मोनाको, स्पेन और एंडोरा। वेरी गुड। यहां पे था आपका फ्रांस, इस तरफ आपकी आ जाती है स्पेन, इन दोनों के बीच में आ गया था एंडोरा, यहां पे था मोनाको, ये वाला पार्ट था इटली, फिर ऊपर आप गए थे यहां पे था बेल्जियम, देन यहाँ पे छोटी सी कंट्री लग्जमबर्ग, फिर ये वाला पार्ट था जर्मनी, ये वाला पार्ट था स्विट्जरलैंड। तो ये आगे आपके फ्रांस के जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज थे रह जाएंगे याद। बेल्जियम क्यों न्यूज में आया था? यस, माल्टा के अगेंस्ट केस फाइल करा था। कैपिटल ब्रुसेल्स। और क्यों पढ़ा आज बेल्जियम, आज फिर से मेंशन करा? किसके हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे, मेन ऑफिस? यूरोपियन यूनियन, ये भी याद रखना है। और एक जो आपका यूरोपियन कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, इसके कहाँ पे है? ये लग्जमबर्ग के अंदर है, तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, समुद्रयान के बारे में आपने पढ़ा था। क्या है समुद्रयान मिशन? कब इसका टारगेट है, क्या इसमें करना है? ठीक है, इंडिया का मिशन है जो हम इंटरनेशनली दिखाते हैं, ठीक है। आगे बताओ ऑब्जेक्टिव। यस, ह्यूमन बींग्स को हम भेजेंगे, डाइव करके जाएंगे। कितनी डेप्थ थी? 6000 मीटर की थी, ठीक है। एक आपने पोर्टल पढ़ा था, सहव पोर्टल, बताओ किस ट्रीटी के अंडर ये पढ़ा था? कि हम भी ओशन के अंदर जो बॉडीज है, अच्छा आगे वापस रिवीजन के लिए, ठीक है। और क्या था वो सहब पोर्टल? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, इंटरनेशनली हमने दिखाया कि हमें भी पानी की चिंता है, जो इंडिया, देखो ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर है, तो ज्यादा एडवांसमेंट है उसकी। ओके, यहाँ पे ब्लैंक करा हुआ है, कौन बताएगा खान क्वेस्ट कौन सी कंट्री में वेन्यू होता है? हैंड रेस। हाँ जी शरण। मंगोलिया आ जाएगा, ठीक है। गीता बताएगी मंगोलिया को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? लिखा हुआ है इधर देखो, चलाओ नेत्र। हाँ जी मुस्कान। रशिया एंड चाइना, ये देखो नीचे चाइना, ऊपर रशिया, इसका बन गया। ऊपर ब्रेड लगे है, नीचे आलू डला हुआ है बीच में, ठीक है। क्या लोकेशन था, वेन्यू क्या था? उलन बतार, विच इज अगेन कैपिटल ऑफ मंगोलिया, ठीक है। राजवीर बताएंगे ये जो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज हुई है, ये बाइलेटरल है या फिर मल्टीनेशनल है? नहीं, अजितेश, मल्टीनेशनल। क्या ये हमेशा से ही मल्टीनेशनल थी? फिर बताओ किस किस के बीच में थी? मंगोलिया और यूएस के बीच में हुआ करती थी ये, फिर 2003 में शुरू हुई थी। कब जाके ये फिर मल्टीनेशनल हुई थी? 2006 में हुई थी। इंडिया का कौन सा बटालियन गया था? कुमाऊं। आपने नहीं किया अभी पारुल ये, ठीक है। हम अभी थोड़ा एडजस्ट हो लो, उसके बाद ही रिवाइज करना है आपने पीछे का, ठीक है। चलो जी, खान क्वेस्ट के बाद आपने पढ़ा था पैसेज एक्सरसाइज, यानी कि पेसेक्स, ये किस किस के बीच में थी? इंडिया और यूके। वेरी गुड ऑनलाइन, वेरी गुड, यहाँ पे भी एक्टिव है स्टूडेंट्स, ठीक है। इंडिया और यूके। इंडिया की तरफ से कौन सा फ्रिगेट गया था? तबार, आईएनएस तबार गया था। और एयरक्राफ्ट कौन सा था? P8 I, दैट इज पोसाइडन 8I। किससे परचेज किया ये? यूएस से। पर एक्सरसाइज यूके के साथ थी, ये हमने परचेज किया है फ्रॉम यूएस, ठीक है। नेक्स्ट आपने माल्टा के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला सवाल, क्या ये मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करेगा? तो आंसर इज यस। और इसकी कैपिटल वेलेटा। वेरी गुड, किसने बोला ये? ठीक है। ओके, क्या इश्यू था? हैंड रेस, आराम से, मुझे पूरा सुनना है इसे स्टोरी की तरह। कौन सुनाएगा स्टोरी? क्योंकि अब एडिटोरियल आएंगे ना, उसमें स्टोरीज ज्यादा होंगी, फैक्चुअल कम होगा, एनालिसिस ज्यादा होगी। तो मुझे यही देखना है अब कौन अच्छे से सुनाएगा। मुझे बस चेक करना है कि आप रेडी हो एडिटोरियल के लिए कि नहीं, क्योंकि एडिटोरियल उनको ही बोला जाता है ना जिनको थोड़ी एज बन जाती है करंट अफेयर्स में। चलो, कौन सुनाएगा स्टोरी? हैंड रेस। और ऑनलाइन वाले फटाफट से पॉइंटर फॉर्म में लिखेंगे चैट बॉक्स में। शॉर्ट में सुनानी है, ऐसे लंबी स्टोरी भी नहीं, टू द पॉइंट। हाँ जी सचिन। वीजा स्कीम। सबने किया था। किसने हाईलाइट किया था? बेल्जियम ने हाईलाइट किया था, ब्रुसेल्स, ठीक है।
हाँ, और बस कोई और सुनाना चाहेगा? बोलना तो पड़ेगा क्योंकि एडिटोरियल में बोलना पड़ता है। बोलो, कौन बोलेगा? गीता। हाँ ठीक है, सारे उठ के आ जाएंगे। और वो आर्टिकल 4 क्लॉज 3 में बोला गया था, फेयरनेस कोऑपरेशन के बारे में बात करी थी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी थी वो 1992 की, यस। और सीबीआई आरबीआई जैसे वर्ड कुछ सुने थे यहाँ पे, क्या था उनका मतलब? सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। चलो मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ, अभी थोड़ा सा है वीक, आपको रिवीजन और करने की जरूरत है, पर एडिटोरियल हम शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ गया था, कौन सी कंट्री ने केस फाइल करा था? बेल्जियम ने। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, क्यों? क्योंकि कोर्ट उनका वहां पे है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो आपने याद रखनी थी, किसके अगेंस्ट था? तो आंसर इज माल्टा। कहाँ की सिटीजनशिप के लिए था स्पेसिफिक? कहाँ से जो आ रहे थे? रशिया और बेलारूस, दो कंट्रीज वहां पे मेंशन करी हुई थी। बाकी कंट्रीज का नहीं बोला है, आप बाकियों को दो, इन्वेस्टमेंट के जरिए जो पैसा दे रहे हैं उनको सिटीजनशिप देते रहो। तो यहाँ पे सीबीआई और आरबीआई को रोकने के लिए बोला था, फॉर नाउ ये स्क्रैप भी कर दिया गया है। और इसके अलावा यूक्रेन के साथ फाइट चल रही है रशिया की, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी न्यूज थी, ठीक है? एक बार फिर से आप रिवाइज करोगे अभी इसको। नेक्स्ट आपने पढ़ा था ऑटर्स को लेके, हाँ जी, हैंड रेस। कश्मीर में क्या लोकल नेम है इसका? हाँ जी, ऑनलाइन आप लिखेंगे। हाँ, देख रहा हूँ, हैंड रेस बोल दिया तो मतलब बस हैंड रेस, आपको चुप रहना पड़ेगा। इंटरव्यू में ये आदत रहती है, अभी चेयरमैन क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, आप पहले ही आंसर दे दोगे, आपको क्या पता है उनके दिमाग में क्या चला हुआ था? ठीक है, तो कंट्रोल करना है, कंट्रोल। चलो ठीक है, बुदेर था कश्मीर। आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड, अभी मैंने कुछ नहीं बोला तो मतलब ओपन एंडेड है, सारी जनता एक साथ बोल सकती है। ओके, आईयूसीएन स्टेटस इसका था नियर थ्रेटेंड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कौन से शेड्यूल में था? शेड्यूल नंबर 2। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर। साइट्स की फुल फॉर्म कौन बताएगा? कौन मतलब हैंड रेस करना है? साइट्स, CITES। ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, गुड। बोलो, C फॉर कैट, कन्वेंशन। अब यूपीएससी चल रहा है ना, कैट का जमाना गया, वो जब बच्चे होंगे तुम्हारे तब करना C फॉर कैट। I फॉर इंटरनेशनली बात हो रही है तो इंटरनेशनल। T फॉर बेचने का ही काम होएगा ना, यहाँ खरीदना बेचना, ट्रेड। E फॉर स्पीशी की बात होएगी, और IUCN से एंडेंजर्ड। S फॉर स्पीशी। थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ लिया करो इनको, ठीक है? ये भी याद होनी चाहिए आपको। कार्निवोर था ये या फिर हर्बीवोर था? कार्निवोर था। सेमी एक्वेटिक था, टेरेस्ट्रियल था? सेमी एक्वेटिक। कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल से मिला था? आइस एज, जिसको बोला था पेल आर्कटिक, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ओके। ओके जी, नेक्स्ट आपने पढ़ा था जेंगजूर कॉरिडोर के बारे में, हाँ जी, किस कंट्री में मिलेगा आपको ये? आर्मेनिया। और ये जो नक्शीवियन ऑटोनमस रीजन है, ये किसका है? ये अजरबैजान का है। बाकी कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करेगा कॉरिडोर? अजरबैजान ने यही तो कंसर्न रेज करा था। और साइड में कैस्पियन सी के साथ, ठीक है। और तो इनडायरेक्टली जो नीचे तुर्कमेनिस्तान था उसके साथ भी कनेक्टिविटी बन रही थी, ऊपर रशिया के साथ कनेक्टिविटी थी, साइड में यूरोपियन कंट्रीज के साथ आ जाएगी, ठीक है। पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर, लोकेशन किसको याद है? हैंड रेस। हाँ जी कनव। अर्जेंटीना, और उसमें भी स्पेसिफिक एल कैलाफेट, ठीक है। और एक नेशनल पार्क है यहाँ पे जिसका नाम है लॉस ग्लेशियर्स, और व्हाइट जाइंट भी इसको बोलते हैं। तो हुआ क्या था, क्या रीजन था इसका? था वो, इसका तो डिक्रीज ही हुआ था। अरे डिक्रीज हो गया इसका साइज। अब चलो तुमने छेड़ ही दी है तो वो ग्लेशियर बताओ। हाँ, वो स्विट्जरलैंड का था, नाम क्या था? बी से था, बर्च ग्लेशियर। उसका साइज इंक्रीज कर रहा था, पर रीजन क्या था? माउंटेन के टुकड़े टूट रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि बड़ा हुआ, इतने ज्यादा टूटे कि एल्पाइन वैली ही उड़ गई, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा भी है पढ़ने की जरूरत, बट स्टिल हम शुरू कर देंगे। चलो, साइप्रस की स्टोरी कौन बताएगा? मैंने मैप छोड़ दिया यहाँ पे आपके सामने, यहाँ से स्टोरी कंडक्ट करनी है। क्या इशू हुआ था, क्या रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट था, आराम से सोच लो, सीक्वेंस में बोलना है, मजा आए सुनने में। कर देंगे शुरू बिना सोचे? नहीं, आपकी मर्जी है।
सोच लो, फिर हैंड रेज करो। ऑनलाइन वाले फटाफट से पॉइंट्स लिखो। साइप्रस को लेके आपने कुछ पढ़ा था यहाँ पे, सब लिखा है सामने ही। हाँ जी कनफ। हम्म। हम्म। किसने? किस? टर्की ने, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, डन। उसके अलावा साइप्रस इंडिया को किन किन बातों पे सपोर्ट करता है? आराम से, आराम से। ठीक है। कश्मीर इशू, ठीक है, और? यस, यूएनएससी का मेंबर इंडिया भी परमानेंट बनना चाहिए। वैसे यूएनएससी में कितने मेंबर्स हैं? नो, 15। 15 है टोटल, 15 है, 5 परमानेंट है, 10 का नंबर चेंज, नंबर नहीं करता चेंज, कंट्रीज चेंज होती रहती है वहां पे। तो साइप्रस हमें सपोर्ट करता है। और क्या रेलिवेंस है साइप्रस का इंडिया के लिए? ठीक है, इन्होंने अभी मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो एज होगा वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट पे होगा। और क्या रेलिवेंस है साइप्रस का इंडिया के लिए? ठीक है, वो भी हो गया। ठीक है, और वो तो जाए है, और बताओ। वेरी गुड, मैरी टाइम इंपॉर्टेंस। पानी है बीच में, मैं सारा ये मेडिटेरियन सी का, तो हमने इमैक बनाया हुआ है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, तो हमने उसमें बोला है कि साइप्रस को भी हम जोड़ लेंगे, फिर यहाँ से जंप लगाएंगे ग्रीस में, और ग्रीस के ऊपर जाएंगे एड्रियाटिक सी में, और वहां पे कौन है फिर? क्रोएशिया। और क्रोएशिया की कैपिटल क्या थी? जी से थी, बताओ। जैग्रेब। चलो ठीक है, पढ़ के आना अब कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, रिवीजन डेली किया करो, ठीक है। अभी कितने सब्जेक्ट्स ले रहे हो साथ में? बस एक ही? फिर तो 2 बार रिवीजन होना चाहिए डेली का, अगर सिर्फ पॉलिटी है अभी, ठीक है, तो शुरू कर दो अब। ज्यादा लेट भी नहीं करना है, जून खत्म हो गया उसके बाद टाइम का पता नहीं लगता है। अभी वैसे होता है ना कि 6 महीने तो हैं ही साल के, उसके बाद पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी आप खुद ही इंक्रीज कर पाओगे कि हमें एक और पढ़ना है साथ में, तो वो चीजें चलती रहेंगी, साथ में रिवीजन शुरू कर दो। यस मनप्रीत, वो मेंस के लिए होता है एडिटोरियल, तो अभी से सुनना शुरू कर दो उसको। फिर प्री के आसपास उसको बंद कर दिया जाता है एडिटोरियल को, क्योंकि उस टाइम कोई रेलिवेंस नहीं होता उसको पढ़ाने का। वो डरते नहीं है। ईरान भी यूएस को ओपनली चैलेंज करता है। खामेनी नाम सुना होगा आपने, उनका जनरल था जो कि मर गया, अभी कल ही मरा है, जब मिसाइल ये अपने एयरक्राफ्ट अटैक्स करे हैं इसराइल ने। तो उसने स्टेटमेंट दी थी ओपनली कि ये फिल्ड है, इसराइल यूएस जैसी कंट्री फिल्दी है, इनको हमने खत्म करना है इस अर्थ के ऊपर से। ईरान भी नहीं डरता, साइड करो। नॉर्थ कोरिया, मैंने आपको स्टोरी सुना दी। और तीसरी कौन सी थी? म्यांमार। म्यांमार में मिलिट्री कू चला हुआ है ऑलरेडी, तो मिलिट्री कू जहां पे आ जाता है वहां पे वैसे भी सोसाइटीज की बात नहीं होती, तो इनको डर नहीं होता, इसी वजह से तब से ये ब्लैक लिस्ट में पड़ी हुई है। वैसे इनके अगेंस्ट अब ज्यूरिस्डिक्शन है, आईएमएफ इनको लोन नहीं देगा, नॉर्थ कोरिया मांगेगा नहीं, ईरान वैसे ईगो पे बात ले लेगा, वो पैसे मांगते नहीं। ट्रेड के भी सैंक्शन, हर चीज मतलब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है हर चीज के अंदर। तो ईरान हो गया सेम फॉर द म्यांमार। म्यांमार में इंडिया ही कर रहा है इन्वेस्टमेंट फॉर नाउ, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी एक्टिव रखनी है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था, याद है? कौन कौन थे उसमें? हम्म। किसके? नॉर्थ ईस्ट के साथ सितवे पोर्ट पढ़ा था आपने म्यांमार में, वो इंडिया ने ही बनवाया हुआ है। तो उसके साथ हमें रखनी पड़ेगी कनेक्टिविटी, बिकॉज हमारी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है उसके साथ बांग्लादेश कंट्री आ गई है, और वहां पे पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, वो इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, वो पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं। तो ये जियो दिक्कत है। प्रियंका, एक लिंक ले लो अंशु मैम से, जहां पे मैंने नोट्स का बताया हुआ है, आपने नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, सारी कंडीशन वहां पे मेंशन करिए, ठीक है? एक बार मैम से ले लो लिंक। एक और थी स्नेहा, वो भी ले लेंगे अंशु मैम से। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।